हम लोग यही सोचते जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है, इसमें किसी और का किसी तरह का कोई सहयोग ही नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर। मैं नागपुर शहर में रहता हूं और एटोमी इंडिया में एज ए स्पेशल एजेंट करके पोस्ट पे कार्यरत हूं। आज हम एक कहानी सुनने वाले और एक कहानी हमारे रोजमर्रा का जो काम करते हैं उससे जुड़ी हुई है और हमारे जो भी हम कमाई करते हैं या हम जो उत्पन्न पाते हैं, कमाई का जो हमारा जरिया है उससे भी जुड़ी हुई है। तो देखते हैं कहानी। तो इसमें एक पहला प्रसंग बोलता हूं। हम नौकरी करते, नॉर्मली जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों को ऐसा लगता है कि सब काम मैं ही करता हूं, ग्राउंड लेवल पे काम मैं करता हूं, मार्केटिंग मैं करता हूं, मेरे बॉस को रिपोर्ट में भेजता हूं, मेरा बॉस तो कुछ नहीं करता, सिर्फ मेल पे ओके करके डालता है और उसके बाद भी इतना ज्यादा काम मैं करता हूं और मेरे बॉस को मेरे से ज्यादा पगार, ये एक सोच हम में होती है। या हमारे आजू बाजू वालों में देखकर हम जिस ऑफिस में काम करते हैं हमारे आजू बाजू जो लोग बैठे हुए रहते हैं उनको उनका तरीका हम काम करने का देखते हैं, हम बोलते हैं हम इतना काम करते हैं और ये कुछ भी काम नहीं करता, उसके बाद भी इसकी ज्यादा पगार। दूसरा प्रसंग, नौकरी करते, हमारा एक परिवार होता है, परिवार के अंदर में माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे ये सब होते और कमाई वाला कोई एक हो, इस परिवार के अंदर में कमाई वाला कोई एक हो या दो हो, यानी दोनों भाई कमाते हो, एक भाई के पगार ज्यादा हो दूसरे भाई की पगार कम हो और एक बात करें हम संयुक्त कुटुंब में वो रह रहे, सब मिलकर रह रहे, एक ही जगह रह रहे और जब खर्चे की बात आती है तो बड़ा भाई ज्यादा पैसा देता है, छोटा भाई कम देता है क्योंकि छोटे भाई का उत्पन्न कम है, सैलरी कम है, या उल्टा भी हो सकता है, छोटे भाई की सैलरी ज्यादा है, घर में छोटा भाई ज्यादा खर्चा पैसा देता है और बड़ा भाई कम देता है। उस कंडीशन में भी बहुत बड़ी एक मैंपनी की भावना वहां भी जागृत होती है। अगर बड़ा भाई बात करूं, मैं बड़े भाई की बात करूं, बड़ा भाई ज्यादा पैसा देता है तो वो बोलता है कि मैं ही सब कुछ करता हूं, मैं घर खर्चा चलाता हूं, मैं इतना पैसा देता हूं करके घर का खर्च चल रहा है, करके माता पिता की दवा आ रही, करके बहन का पढ़ाई चल रही है, करके छोटे भाई की पढ़ाई चल रही है, करके सब कुछ मैनेज हो रहा है। तुम क्या देते हो? तुम तो कुछ भी नहीं देते, एक छोटा सा अमाउंट तुम देते हो, उससे क्या घर चलता है? तो यहां भी मैंपना की भावना आती है। तीसरा प्रसंग, हमेशा ये होता है, हम कभी भी किसी की मदद करते, हमारे रिश्तेदारी में बात करें या हमारा बहुत करीबी दोस्त है, कोई जरूरत गिर गई तो उसको हम मदद करते, लेकिन रिश्तेदार या हमारा दोस्त हमको टाइम पे पैसे वापस नहीं करता, तब हम उसको ताना मारते, उस वक्त मैंने तेरे को मदद की करके तू उस तकलीफ से उभरा, नहीं तो आज भी वही पड़ा हुआ रहता, आज भी तू उभरता नहीं। हम जताते, मदद करने के बाद हम जताते कि मैंने किया, करके तू वहां से बाहर आया, करके तू उस तकलीफ से उभरा, नहीं तो तू आज भी उसी तकलीफ में, उसी गटर में पड़ा हुआ रहता। तो इस प्रसंग को एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं और कहानी खत्म होने के बाद में ये जो मैं होता है ना, ये मैं कोई काम का नहीं है, ये कैसे, ये जरूर समझाऊंगा आपको। तो एक गांव के अंदर में एक सेठ नाम का आदमी रहता था, उसका सरनेम सेठ था, बहुत बड़ा धनाढ्य नहीं था, वो एक ऊंटों का व्यापारी था और मरणावस्था में पहुंच चुका था। अब मरणावस्था में पहुंच गया था, तब उसने सोचा कि मैं एक वसीयत तो बना लूं ताकि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों में झगड़ा ना हो या मेरे घर वालों में झगड़ा ना हो। तो उसने वसीयत बनाई, उसने वसीयत में लिखा कि आधा हिस्सा जो ऊंट है उसके पास, उसका आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को, चौथा हिस्सा मेरे बीच वाले मंझले बेटे को और 5वां हिस्सा मेरी बेटी को। कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत तो वैसी खराब थी सेठ की, कुछ दिनों बाद सेठ निपट गया। सेठ निपटने के बाद गांव के लोगों ने, जो छोटा गांव में रहता था, गांव के लोगों ने, घर वालों ने उसका क्रियाकर्म किए। क्रियाकर्म करने के बाद कुछ दिनों बाद उनके घर में, या पंचायत की बात करें, पंचायत में बैठक बैठी, पंच आए, पंचों ने जो उस सेठ ने जो वसीयत लिख के रखी हुई थी, वसीयत पढ़ना चालू किया। पंच बोले, छोड़कर क्या गया साला वसीयत के अंदर में? ये 19 ऊंट छोड़कर गया वसीयत में और बंटवारा हमारे माथे पे मार कर गया। अब 19 ऊंट का बंटवारा कैसे करे?
वसीयत में लिखा हुआ था आधा हिस्सा बड़े बेटे का, यानी 19 ऊंट में से आधा हिस्सा जो होता है ऊंटों का वो बड़े बेटे का है, चौथा हिस्सा मंझले बेटे का, पांचवा हिस्सा बेटी का। तो इसको बांटे तो बांटे कैसे? एक समस्या पंचों के सामने खड़ी हो गई, इसको बांटे तो बांटे कैसे? जाने वाला तो चले गया, ये सरदर्द हमारे माथे मार गया। साला ये सरदर्द हो गया हमारे लिए। पंच ये सोच रहे थे। पंच बोले उनके घर वालों को, एक काम करते 19 ऊंट बेच देते और जैसा लिखा हुआ है वैसे फिर पैसे हम बांट देंगे। घर वालों ने मना कर दिया, जैसा सेठ ने लिखा हुआ था वसीयत में वैसा ही होगा, बटेंगे तो ऊंट, पैसा नहीं बटेगा। तो दूर से एक व्यापारी तमाशा देख रहा था, ऊंट का ही व्यापारी था वो। उसने तमाशा देखा, वो पंचायत के पास आया और पंचायत को पूछा क्या हुआ। पंचायत ने बोले मरने वाला तो मर गया और उसने ये मुसीबत हमारे माथे मार गई, 19 ऊंट का हम बंटवारा कैसे करें? तो वो व्यापारी बोले चिंता की बात नहीं जी, मेरे पास एक ऊंट है, मैं मेरा ऊंट आपको दान देता हूँ। ये जो मरा था ये मेरा दोस्त था, व्यापारी दोस्त था, तो दोस्त के लिए मैं अपना ऊंट दान देता हूँ और अभी आपकी जो भी वसीयत के हिसाब से बंटवारा कीजिएगा। पंच बोले हाँ अब तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अब 19 की जगह 20 ऊंट हो गए थे। तो पंच बोले भैया लिखा हुआ है वसीयत के अंदर में आधा हिस्सा बड़े लड़के का, तो 10 ऊंट बड़े लड़के को गए, चौथा हिस्सा 20 में का चौथा हिस्सा मंझले बेटे का, यानी 5 ऊंट मंझले बेटे को गए, पांचवा हिस्सा लड़की का यानी 4 ऊंट लड़की को गए। क्या हुए? 5 ऊंट, 10 गए पहले बड़े लड़के को, उसके बाद 5 गए मंझले को, 10 5 15 और 4 गए लड़की को, 10 5 15 और 4 19, बच गया 1। पंच बोले अब 1 का क्या करे? तो व्यापारी क्या बोला, हमारा हमको दे दो, यानी उसका ऊंट था वापस ले लिया उसने। और यहां गौर करने वाली बात क्या है, अब देखो 20वां जो ऊंट था वो बटा नहीं, लेकिन 20वें के बगैर बंटवारा भी नहीं हुआ। जब तक 20वां ऊंट उसके अंदर आया नहीं, 19 ऊंट में आके 20वां ऊंट मिला नहीं, तब तक बंटवारा भी नहीं हुआ। तो इस 20वें ऊंट की जो हैसियत बोलूं या महत्व की बात करूं, बहुत बड़ा योगदान था इस 20वें ऊंट का। तो जैसे हम नौकरी करते, मैंने बोला था आपको इसका मतलब बताऊंगा क्या होता है, इस कहानी का अर्थ क्या है। तो अब नौकरी करते हैं, हमको लगता है हमारे बॉस का कोई काम ही नहीं है, सिर्फ अप्रूवल देना है, ओके करना है, उसके बाद भी उसको ज़्यादा पगार मिलती है। भाई साहब, आपको जो पगार मिल रही है उस पगार के अंदर में आपके बॉस का भी योगदान है, आपके बॉस का भी योगदान है, उसके कारण ही आपको पैसा मिल रहा है, आपको पगार आ रही है, आपका इंसेंटिव आ रहा है, आपको हर साल जो इंक्रीमेंट मिल रहा है उसमें आपका बॉस का सहयोग है। क्योंकि बॉस सिर्फ आपको अकेले को नहीं देख रहा, बॉस के पास 19 ऊंटों के समान 19 लोगों की सेना है। उन 19 लोगों को आपके बॉस को देखना पड़ता है और उस बॉस का सभी में योगदान होता है, जिसके कारण आपकी सैलरी बनती है। दूसरी कहानी हमने देखी थी कि हमारे घर में खर्चे की बात होती है, हम लोग बोलते कि जो ज़्यादा कमाता है वो ज़्यादा पैसा घर पे देता है, दूसरा भाई कम कमाता है कम पैसा देता है। लेकिन तुम ज़्यादा जरूर कमाते हो, ज़्यादा पैसा घर पे जरूर देते हो, लेकिन अगर ज़्यादा नहीं कमाते थे, आपका छोटा भाई भी नौकरी नहीं करता था, पूरे घर की परिवार की जवाबदारी आपके ऊपर रहती थी, तो उस कंडीशन में जो छोटा भाई आपको दे रहा है वो भी आपको नहीं मिलता था। सोचिएगा, उसका जो योगदान अभी आपको मिल रहा है, अगर 5 रुपए का योगदान होगा तो 5 रुपए का योगदान भी आपको नहीं मिलता था, वो 5 रुपए भी आपको अपने पास से खर्च करने पड़ते थे। तो उसका योगदान भी महत्वपूर्ण है। तीसरी बात होती है, मैं पना करते, किसी को दोस्त को हमने पैसा दिए या किसी रिश्तेदार को दिए पैसा, लेकिन हम उसको जताते बार बार कि भैया ये पैसा मैंने तेरे को दिया करके तो आज गरीबी से ऊपर उठ पाया या तेरे उस बीमारी से ऊपर उठ पाया, नहीं तो तू वैसे ही बीमार रहता। ये हम जताने की कोशिश करते। और हम जिस इंडस्ट्री में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग जिसको आप बोलते हो, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में एक अपलाइन होता है, डाउनलाइन होता है। हर एक अपलाइन होता है, ये अपलाइन है, ये डाउनलाइन है, इसके नीचे में जिस दिन कोई डाउनलाइन आ गया तो ये अपलाइन बन गया। तो हर डाउनलाइन को ये लगता है कि मेरा अपलाइन पैसा कमा रहा है,
हर डाउनलाइन को यही लगता है मैं काम कर रहा हूं, मेरे काम करने के कारण मेरा अपलाइन पैसा कमा रहा है, लेकिन यह गलत है। आपके काम करने से आपका अपलाइन पैसा नहीं कर रहा, लेकिन आपका अपलाइन आपसे आके जब जुड़ता है तो आपका कारवा बढ़ते जाता है और जिसके कारण आपका पैसा बनता है और साथ ही साथ अपलाइन भी कमाता है, क्योंकि अपलाइन का भी उसके अंदर योगदान होता है। तो अपलाइन के योगदान को आपको समझना पड़ेगा। आपका अपलाइन आपका बॉस हो गया, उसके बाद आपके समान उसके डाउनलाइन में कई लोग होते। अगर हर डाउनलाइन वाला यही सोचे कि मेरे कारण मेरा अपलाइन कमा रहा है तो मैं काम ही नहीं करूंगा, तो धंधा कैसे होगा? तो आपका अपलाइन उन लोगों को सपोर्ट करता है जो लोग काम करते हैं। उसके डाउनलाइन में 100 लोग हैं, 100 लोग में से उसने आइडेंटिफाई कर दिया कि 10 लोग मेरे डाउनलाइन के, 10 लोग काम करते, बाकी 90 लोग तो काम ही नहीं कर रहे। तो 90 लोगों को क्यों सपोर्ट करेगा वो? उन 10 लोगों को सपोर्ट करता है और 10 लोगों में उसका योगदान आ जाता है, 11वां उसका योगदान हो जाता है और इस योगदान के कारण 10 लोग भी आगे बढ़ते और वो खुद अपलाइन भी आगे बढ़ता है, क्योंकि उसके साथ टीम का सपोर्ट साथ में चलता है। तो मैं बोलने से काम नहीं होने वाला। मैं डाउनलाइन हूं तो मेरे काम करने से अपलाइन को फायदा होता है, ये सोच आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आज आप डाउनलाइन है, कल आप किसी के अपलाइन होने वाले। तो जो आज आप सोच रहे हो वही आपकी डाउनलाइन भी सोचने वाली है। तो सोचने की बात यह है कि आपका डाउनलाइन या आपका अपलाइन को फायदा हो रहा है करके आपको काम नहीं करना है, क्योंकि एक गलत धारणा है। आप काम करोगे तो फायदा आपको ही होने वाला है, साथ ही साथ आपका अपलाइन ऊपर से आपको गाइडेंस देगा, मदद करेगा, हर जगह आपकी जहां जहां आप बोलोगे कभी भी जाने के लिए वहां तैयार रहेगा, जिसके कारण आपका धंधा बढ़ेगा, आपकी टीम बढ़ेगी। आपकी टीम बढ़ेगी तो पैसा आपको ज्यादा मिलेगा, पैसा आप कमाएंगे और अपलाइन के सपोर्ट के कारण आप पैसा कमाएंगे। तो एक हिस्सा जो अपलाइन का है वो अपलाइन को भी अपलाइन का हिस्सा मिलेगा। तो ये व्यापार जो है सब मिलकर व्यापार होता है, किसी एक के भरोसे व्यापार नहीं होता। जब हम ये उंगलियां है 10 उंगलियां जब जुड़ जाती है आपस में तब ताकत आती है ना हमारे पास। एक उंगली में इतनी ताकत तो नहीं होती ना, ये 10 उंगलियां अगर एक साथ जुड़ जाए तो ताकत बन जाती है। तो इसी तरह हमारी टीम जब एकजुट हो जाती है, एक साथ काम करती है, तो बहुत बड़ा बल्क बिजनेस निकलता है और इस बिजनेस के अगेंस्ट में जो कमीशन निकलता है वो भी बल्क में कमीशन निकलता है और ये कमीशन सब में बढ़ता है, किसी एक में कमीशन नहीं जाता, पूरे लोगों में कमीशन बढ़ता है, जिसके कारण एक आमदनी का स्रोत नया स्रोत बनता है। और यही होती है नेटवर्किंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें हम लोग। इसमें कोई अपलाइन के लिए हम काम नहीं कर रहे, हम हमारे खुद के लिए काम कर रहे, सिर्फ हम अपलाइन का सपोर्ट ले रहे। अपलाइन को नीचे से बुला रहे, ऊपर से बुला रहे, नीचे बुला रहे, उसका सपोर्ट ले रहे ताकि हमारी टीम बढ़े। और उस सपोर्ट के लिए हमको 1 रुपया तो देना पड़ेगा ना अपलाइन को। तो उस 1 रुपये का जो हिस्सा है हमारे कमीशन में से एक हिस्सा हम उस अपलाइन को दे रहे। हमारे सिर्फ अकेले के कमीशन में से नहीं जा रहा, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उसके डाउनलाइन में जितने भी लोग हैं, उनके हर एक आदमी से 1-1 रुपया उसको जा रहा है। हमारे अकेले में से पैसा नहीं जा रहा, सब कंट्रीब्यूट करे तब अपलाइन को पैसा जाता है। तो ये सोचने की बात है। तो इसी तरह काम एकजुट होके काम करना पड़ेगा। अगर हमको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना है, ये सोच हमको निकालनी पड़ेगी। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हम व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, घर में भी हम हमारा सहयोग दे रहे, पैसा दे रहे, तो हमको ये सोच को निकालना ही पड़ेगा कि हमारे कारण हो रहा है, सब हमारे कारण हो रहा है, मेरे कारण हो रहा है। मेरे कारण वह कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है संयुक्त रूप से काम होता है। यहाँ कहीं भी हम काम कर रहे हैं, हम नौकरी भी कर रहे हैं, तो आपके अकेले के कारण कंपनी नहीं चल रही, कंपनी सभी लोगों के काम करने के कारण चल रही है। सिंगल आदमी से काम करने से कंपनी नहीं चल रही। तो ये सोच को हमको बदलना होगा। अगर आप मेरे टीम में जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर है, वहाँ मुझसे आप कॉन्टैक्ट करके कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, क्या क्या मिलते हैं, इसकी जानकारी मुझसे आप ले सकते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है हमारी, 100% ओरिजिनल जो भी प्रोडक्ट है हमारे, ओरिजिनल प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट है। मार्केट के अंदर में केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट हमारे नहीं है, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, मैं एक पेंडुलम डाउजर भी हूँ, तो पेंडुलम डाउजर होने का मेरे से आप कुछ फ़ायदा ले सकते हैं। आपके कोई सवाल है, उनके जवाब मैं आपको हाँ या ना में दे सकता हूँ। कोई बीमार है, हिमोहिम क्या उस बीमारी में ले सकते क्या नहीं ले सकते, उसका भी मैं हाँ में ना में जवाब दे सकता हूँ। या फिर कितने दिन हिमोहिम लेना पड़ेगा
आपके दवा के साथ में उस बीमारी में, इसका भी जवाब मैं आपको दे सकता हूँ। तो अगर आपको इन सब चीज़ों के लिए कंसल्टेशन लेना है तो दिए हुए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया उस पर कॉल कीजिएगा। इसके कंसल्टेशन चार्जेस होंगे, बहुत कम चार्जेस होते हैं, लेकिन इस कंसल्टेशन चार्जेस के कारण आपको ये पता चल जाएगा कि हीमोहिम मुझे कितने दिन कंज्यूम करना है या फिर अदर कोई प्रोडक्ट से कितने दिन लेना पड़ेगा। यह एक गाइडेंस आपको मिल जाएगा जिसके कारण आप आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।